कार्यक्रम में पधारे हुए नमस्कार, नमस्ते और जय भीम। मैं कार्यक्रम की शुरुआत के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ से मैसेज आया कि वो कुछ ही देर में रवाना हो गए। हमारे बीच में आदरणीय विधानसभा में मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार हमारे साथ गर्ग साहब विराजमान है। शिक्षा मंत्री आदरणीय मदन दिलावर जी पधार चुके हैं। हम अब कार्यक्रम को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं इस अवसर के ऊपर आज के आपातकाल जो लगा था 25 जून 74, उसकी पूर्व संध्या पर जो भी लोकतंत्र की एक तरह से हत्या हुई थी, मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, सारी संविधान की व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए सारे जो लीडर्स अपोजिशन थे उन सबको बंद कर दिया गया था। इसी वेदना को, इसी उसको कि ये इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और इस पूर्व संध्या पर हमारी आने वाली पीढ़ी इसको याद कर सके कि किस प्रकार संविधान की और लोकतंत्र की इस देश के अंदर हत्या हुई है। उस पूर्व संध्या पे आज सभी का आज यहाँ इस प्रांगण में आपका स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथी गोठवा साहब ने आपको पूरे प्रोग्राम की डिटेल बताई है और आज हमारा कार्यक्रम का सूचीबद्ध तरीका ये रहेगा कि अतिथियों का स्वागत है, फिर बाबा साहब की पुष्पांजलि है और फिर अतिथियों का स्वागत और ये हमारे प्रोग्राम की पूरी डिटेल है जो मैं अपने साथियों आप लोगों के साथ सहयोग कर रही हूँ। आज जो आने वाले अतिथि हैं उनमें माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब तो हैं, साथ में हैं श्रीमान मदन दिलावर कैबिनेट मंत्री जो हमारे बीच विराजे हुए हैं और श्रीमान जोगेश्वर माननीय मुख्य सचेतक हैं राजस्थान सरकार में और अविनाश जी गहलोत साहब हैं
जो माननीय मंत्री हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार, और साथ में हमारे साथी हम ही में से एक और हम ही सबके प्यारे श्री कन्हैयालाल जी बेरवाल साहब, जो पूर्व IPS हैं और माननीय कुलाधिपति हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी घड़ी और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, एक बहुत शीघ्र बनाने वाला और बहुत जल्दी बनाया हुआ प्रोग्राम है और आप लोग यहाँ आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट चाहूँगी इस माहौल को बढ़ाने के लिए और स्वागत करने के लिए कि आप एक छोटे से कॉल पे, एक छोटी सी बात पे आप लोग यहाँ आए और अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए आप लोग खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं और गलत के विरोध में खड़े हैं। आप लोगों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। बस थोड़ी ही देर में हम अपना प्रोग्राम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक्चुअल में इसकी शुरुआत जो एक देश के अंदर नरेटिव गढ़ा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को ऐसे कर दिया जाएगा, और कुछ हम लोगों के अंदर इस तरह की भ्रांतियां पैदा करने का एक वातावरण तैयार किया जा रहा है। उसको लेके हम जो बता रहे हैं कि जिन लोगों ने संविधान को खत्म करने की कोशिश की, वही लोग ये इस प्रकार की बातें, भ्रांतियां फैला रहे हैं और हमारे जो समाज के लोग हैं वो किस प्रकार से इस भ्रांति को दूर कर सके। तो आज का ये जो कार्यक्रम है हमारा, कि हम जो सरकार से चाहते हैं, जो आज सरकार है उसी तर्ज के ऊपर वो कार्य कर रही है और किसी भी प्रकार की ये भ्रांतियों में आने की आवश्यकता नहीं है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज हमने आप सबके बीच में इस विषय को लेके एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर अभी आपके सामने जो भी वक्ता पधारेंगे, मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन संक्षिप्त में उसके बारे में ये बताना चाहता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की पहल होने के कारण ये कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से और बहुत जल्दी के अंदर आयोजित किया गया है और इसमें आप लोगों की इतनी बड़ी उपस्थिति आज प्राप्त हुई है और जो एक सरकार संदेश देना चाहती है, आप सभी यहाँ से लेके और जाएंगे और अपने समाज के अंदर, अपने गांव में, अपने कस्बों में लेके जाएंगे, तो एक इसको भ्रांति को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास शुरू किया गया है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ ना कुछ तो हमारे में जो सोच विकसित हुआ है उसको, और जो भ्रांतियाँ पैदा की जा रही है, इसको दूर करने का एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद। विराजमान है डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे और उसके पश्चात इसी सरकार ने अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के आधार के ऊपर उन्हें केंद्र की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा का मेंबर बना के राजस्थान से भेजा गया। उनमें राम कुमार जी वर्मा साहब हमारे बीच में विराजमान है। हमारे बीच में जो शख्सियत बैठी है, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा के आदरणीय कैलाश मेघवाल जी विराजमान है और उन्होंने ये काफ़ी प्रयास किया और उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो मैं एक दफ़े उनसे आग्रह करूंगा कि इनके सम्मान में भी 2 तालियां बजाएं। हमारे बीच के अंदर आदरणीय BL जाटावत साहब मौजूद हैं, पूर्व IAS, पूर्व चेयरमैन कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में वो समाज सेवा में काफ़ी है और अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के भी अध्यक्ष रहे हैं। आदरणीय BL जाटावत साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। हमारे बीच में सभी समाज के करीब करीब लोग बाग हैं। हमारे डॉक्टर SK मोहनपुरिया जी रेगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, हमारे बीच के अंदर अभी विराजमान है।
मैं ऐसी शख्सियत है हरिनारायण जी बैरवा, हमारे राष्ट्रीय बैरवा समाज के अध्यक्ष रहे हैं, वो हमारे बीच में विराजमान है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैरवा साहब IAS हैं और अभी हमारे बीच में विराजमान है। मैं और भी हमारे जो विधायक अब कन्हैयालाल जी बैरवाल साहब इस रूपरेखा को, इसको रचना को तैयार करने के लिए अभी चांसलर हैं हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के, वो विराजमान है हमारे बीच में। और हमारे ये बताने वाली फर्स्ट कुलाधिपति यानी चांसलर और केंद्रीय विश्वविद्यालय के सागर में कुलाधिपति हैं, जो समानांतर एक तरह से गवर्नर के बराबर है। जो सरकारी विश्वविद्यालय में गवर्नर साहब को, राज्यपाल जी को दर्जा मिला, वैसा का वैसा केंद्रीय विश्वविद्यालय में। और आपका जो चुनाव है और जो मेंबर को नॉमिनेट करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हमारे बीच में एक्स DG साहब आदरणीय जसवंत संपतराम जी मौजूद हैं। इस जो ये संविधान मंच आरक्षण संरक्षण मंच की एक रूपरेखा जो दिखाई है और उसके अंदर उनका सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं आदरणीय जसवंत संपतराम जी साहब भी यहाँ हमारे बीच में विराजमान है। ऐसी कार्यकर्ता अंजू जी विराजमान है, मैं उनसे जाटा है। और मैं हमारे एक और जुझारू महिला नेत्री रही हैं गोमा सागर जी, हमारे वेलफेयर सोसाइटी की संरक्षक के बतौर उनकी उपस्थिति हमेशा हमें हर कार्यक्रम में मिलती है। तो गोमा सागर जी विराजमान है। मैं धीरे धीरे सभी का परिचय और कराता रहूँगा। बीच में एक आध कोई सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पधारने वाले हैं और हम इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए मैं हमारे मंच के ऊपर सबसे हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जोगेश्वर जी गलग साहब को निवेदन करूंगा कि वो आप पधारें और मंच के ऊपर पधार कर मैं साथ ही हमारे बीच के अंदर आदरणीय मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री पधार चुके हैं। मैं उनसे और मंच को ऊपर आसीन, साथ ही मैं जो कार्यकर्ता हमारे माननीय अतिथि हैं आज की अध्यक्षता कर रहे हैं उन्हें मैं आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब से, आदरणीय मदन दिलावर साहब से और मंच पे विराजमान कन्हैयालाल जी बैरवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरू। और राधेश्याम बोरा जी को साफा, बुके, शॉल और मोमेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हमारे प्रांगण व्यक्ति जो बड़े से बड़ा है उसके लिए समान अधिकारिता का माननीय मंत्री सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार, रुको
मैं स्वागत की इस अग्री परंपरा में आदरणीय जोगेश्वरी जी गर्ग साहब के सम्मान के लिए श्री GL वर्मा जी, डॉक्टर SK मोहनपुरिया जी, श्री सुगर सिंह जी नर्सिंग अध्यक्ष और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रांगण में। बुधवार साहब आप मोमेंटो ऐड करें। हमारे GL वर्मा साहब, शॉल से संभालें। डॉक्टर SK मोहनपुरिया जी शॉल बना रहे साहब को, और मदन लाल जी दूधवाल साहब मोमेंटो साहब को प्रदान कर रहे हैं। अब नेक्स्ट परंपरा के लिए मैं बुलाना चाह रहा हूँ। मैं चाहूँगी कि सभी अतिथियों का हमने स्वागत किया है और साफा, माल्यार्पण और मोमेंटो, ये एक छोटी सी भेंट हमारे समाज के आप लोगों की तरफ से अतिथियों के लिए। हमारे जो बीच बैठे हुए हैं श्री कन्हैयालाल जी बेलवन साहब, पूर्व IPS कुलाधिपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से निवेदन करना चाहूँगी कि वो अपना वक्तव्य दें और समाज को प्रेरित करें और समाज के युवाओं को, समाज के कार्यकर्ता। अभी इस कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, माननीय समाज कल्याण मंत्री अविनाश जी गहलोत, माननीय मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी गर्ग, इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी समाज के प्रबुद्धगण, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी, मातृशक्ति, युवा शक्ति और दूर दूर से पधारे हुए जयपुर के और बाहर के सभी वरिष्ठ जन, संभ्रांत जन, प्रेस के बंधुओं और इस जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है संविधान संरक्षण मंच, उस मंच के आयोजनकर्ता और सदस्यगण, आज का ये कार्यक्रम 25 आज की जो तारीख है इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण है। 25 जून को देश में आपातकाल लगा रात्रि को 1975 को, और संविधान में उस समय कई प्रकार के परिवर्तन हुए। इस विषय को लेकर के लोकतंत्र को और संविधान में भी हमने एक गोष्ठी रखी है। मैं यहाँ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद तो संविधान बाबा साहब ने बनाया था, उस संविधान की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। ये विषय इसलिए आया कि अभी कुछ समय पहले एक विमर्श
सबके सामने आया, विशेष तौर से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में, पिछड़े वर्ग में कि संविधान को खतरा है। तो इस संबंध में हम लोग जो वरिष्ठ लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, समाज के जो आइकॉन हैं, जो समाज में तो प्रतिष्ठा रखते हैं, जो समाज में अपनी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं, उन सबके मध्य में इस विषय को लेकर चर्चा की जाए। मैं इसकी चर्चा करने से पहले आपको उस समय का जो इतिहास है उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि आज से 50 साल, लगभग 50 साल पहले, 50 साल होने जा रहा है 75 को, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव जो है अवैध घोषित कर दिया। उनके सामने उस समय के राजदान जी जो थे वो चुनाव लड़ा था, उन्होंने कोर्ट में वाद पेश किया था। उसका निर्णय में ये फैसला माननीय हाई कोर्ट का आया, जिसकी अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 जून को निर्णय दिया कि यद्यपि उनकी सजा जो है वो स्थगित की जाती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का जो वोटिंग का अधिकार है वो खत्म कर दिया गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आए, यह इंतरिम फैसला दिया गया, तो उससे भी पूरी राहत नहीं मिली। तो उस समय के जो सभी विपक्षी दल थे उन्होंने प्रधानमंत्री जी से, इंदिरा जी से मांग की कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इस्तीफे की जगह उन्होंने दूसरे सलाहकार थे, उन्होंने उनको अन्य सलाह दी। और साथ ही 24 के फैसले के बाद में 25 जून को 75 को सभी विपक्षी दलों की, जिसका नेतृत्व है उस समय के जयप्रकाश नारायण जी जो हैं, तो स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो कर रहे थे। उनके नेतृत्व में, जिसमें करीब 2 लाख लोग इकट्ठे हुए, दिल्ली में हुई। और उसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस नारे को देकर के सब लोगों ने पूरे देश में आंदोलन करने का तय किया। लेकिन उसी रात 11 बजे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा के लिए भी सुबह की गई, लेकिन उन्होंने रात को ही 11 बजे तत्कालीन राष्ट्रपति जी को बुलाया और उनसे आपातकाल के संबंध के लिए साइन करवा लिए। और सुबह मंत्रिमंडल को बुला करके उन्होंने उनको बताया और सुबह जो है घोषणा की गई। उसी रात को ही जितने भी प्रेस थे, बड़े बड़े जो अखबार निकलते थे, सब में लाइट काट दी गई ताकि ये खबर कोई भी आगे नहीं पहुंचा सके। और साथ ही रातों रात, उसी रात को बड़े बड़े नेताओं को सबको जेलों में डाल दिया गया। इसमें मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और कई, चंद्रशेखर, कई बड़े बड़े नेता थे। और उसके साथ साथ जो दूसरे अन्य संगठन थे, उनके सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी, विशेष तौर से उस समय आरएसएस जो है बड़ा संगठन था, तो आरएसएस के जो पदाधिकारी थे उनको सबको रातों रात जेल में डाल दिया गया और देश में आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल में जो अधिकार हैं, मानवाधिकार है, वो सस्पेंड हो गए। लोकतंत्र का बिल्कुल गला घोंट दिया गया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। कई दिनों तक उसे लाइट काट के रखी और बाद में वहां जो कहा गया वही अखबारों में छपा और ये आपातकाल करीब 21 महीने तक चला। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आपातकाल में जो संविधान का और अन्य जो मानव अधिकार थे, मूल अधिकार थे, उनको खत्म किया गया। विशेष तौर से 42 का संविधान संशोधन किया गया। 42 के संविधान संशोधन को पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी जो पढ़ते हैं तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से पढ़ते हैं, क्योंकि वो जो 42 का संशोधन किया गया था उसमें कई धाराएं बदल दी गई थी और यहाँ तक कि आमूल चूल उसमें परिवर्तन कर दिए गए
संविधान की जो मूल भावना है, जिसको कहते हैं कि प्रियम्बल भूमिका, उसमें भी परिवर्तन किया गया, जबकि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हो गए थे कि संविधान की जो मूल भावना उसको नहीं बदला जा सकता, इसके लिए प्रियम्बल में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन प्रियम्बल में भी परिवर्तन किया गया। इस प्रकार से संविधान में बड़े परिवर्तन किए गए। संविधान में परिवर्तन करके ये कर दिया गया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, इनके ऊपर कोई विवाद पेश नहीं कर सकता। एक संविधान संशोधन करके जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले को निरस्त कर दिया गया। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि उसके पहले भी यदि बैकग्राउंड में जाएं तो क्योंकि उस समय कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा जी को बड़ा प्रचंड बहुमत मिला था, उसमें जो 21 से लेकर के संविधान संशोधन जो हुए वो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38 तक के वो सब के सब संविधान संशोधन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स कम करने के, हाई कोर्ट के पावर कम करने के, इस प्रकार के संशोधन किए गए। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो 2 साल में जो जितना प्रताड़ना हुई, जिन लोगों को बंद किए गए थे और साथ साथ संविधान में जो संशोधन किए गए, उसके अलावा इसके लिए कुछ लोगों ने जो जेलों में बंद हो गए थे, अन्य लोगों ने सत्याग्रह किया। तो सत्याग्रह करने वाले जो संगठन थे उनमें विशेष तौर से आरएसएस का संगठन भी था, अन्य संगठन भी थे, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो सब थी। उनके हजारों लोगों ने बाद में सत्याग्रह के गिरफ्तार किए गए, जेलों में गए, उन पर भयंकर अत्याचार किए गए। योगेश्वर जी यहाँ बैठे हैं, उस समय के हम भी पढ़ने वाले थे, तो वो जो यातनाएं जो है हमने देखी हैं, जेलों में गए हैं। तो उस समय जो आज से 50 साल पहले का जो इतिहास है, यदि उसको याद करते हैं तो ये बात अपन को समझ में आती है कि वास्तव में उन 2 साल में कितना भयंकर अत्याचार किया गया और एक प्रकार की जो आज़ादी थी वो आज़ादी खत्म कर दी गई। और 2 साल का संघर्ष है, वो संघर्ष एक प्रकार से आज़ादी के बाद का दूसरा संघर्ष कह सकते हैं। एक आजाद जो है, आज जो गुलाम भारत का संघर्ष था, उसके आज़ाद होने के बाद में वो 2 साल का जो समय निकला वो वास्तव में एक दूसरा संघर्ष किया जा सकता है। उस नाते से आज उस इतिहास को, उस इतिहास के काले पन्ने जो हैं उनको सबको समझने की आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक इन बातों को अपन नहीं समझेंगे तो वास्तव में संविधान के साथ इसके पहले किसने छेड़छाड़ की है, किसने संविधान में संशोधन किए हैं और किसने संविधान की जो भावना को बदला है, ये बात तो बहुत पहले की जा चुकी है। बल्कि इसके बाद में तो यदि मैं कहूँ संविधान संशोधन बाद में हुए हैं, बाद में अटल जी के टाइम पर, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर उन्होंने 3 संशोधन किए बहुत बड़े, 81, 82, 85 के संविधान संशोधन। वो किस लिए किए? वो आरक्षण के लिए किए। उस समय क्योंकि 92 में आरक्षण लगभग खत्म कर दिया गया था, लेकिन अटल बिहारी जी की सरकार में 81, 82, 85 के संविधान संशोधन करके वापस आरक्षण को बहाल किया गया। अभी भी यदि पिछले 10 साल में देखते हैं तो संविधान संशोधन हुए हैं। अभी भी 99 से लेकर के 176 के संविधान संशोधन मोदी जी की सरकार में हुए हैं, लेकिन उसमें कोई भी संविधान संशोधन ऐसा नहीं है जिसमें किसी केवल हितों के लिए है। बाबू एक बार स्पेस दे यार दादा, 1 मिनट के लिए। भैया बैठ जाओ बैठ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि पुष्पांजलि करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच में बहुत बहुत स्वागत है। गुलजा गुलजा हो गए हैं, रोशन रोशन हो गया है। और पुष्पांजलि के लिए मैं मंच पर विराजे हुए सभी अतिथि महोदय और माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगी कि बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
फोटोग्राफर। बहुत बहुत स्वागत और बाबा साहब को नमन कि उन्होंने अधिकारों के मामले में छोटे और बड़े किसी इंसान में फ़र्क नहीं करा। और बहुत बहुत स्वागत आपका। लाल जी रुको यार। तो बाबा साहब का मोमेंटो जो ये याद दिलाता है कि संविधान सभी के लिए है और सभी के हितों की रक्षा करने के लिए है। अब हम लोग सामूहिक रूप से माल्यार्पण का एक प्रोग्राम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, राजा साहब, अशोक सांवरिया और शंकरलाल हाथीवाल, हेमराज टाटीवाल जी और संजीव गोटवाल, और जैसा कि साहब मंच पर जिनको जानते हैं उनको बुला ही रहे हैं, तो जो भी एमएलए साहब हैं कृपया मंच पर आएं। माननीय मुकेश जी गर्ग साहब को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं सामूहिक रूप से। हाँ, तो मैं मेरी बात को संक्षेप में पूरी करना चाहूँगा। मैं कहना चाह रहा था कि जो 2 साल का आपातकाल निकला, और यदि पूरा इतिहास को अपन देखते हैं तो चाहे संविधान का मामला हो चाहे आरक्षण का मामला हो, संविधान पर भी जो छेड़छाड़ की गई है वो मैंने आपको पूरा बताया। और उसके बाद में जो 42 का संविधान संशोधन किया गया था, बाद में जब जनता पार्टी सरकार बनी तो उन्होंने 44 का संविधान संशोधन करके वास्तव में संविधान को वापस यथावत किया, वरना तो संविधान को पूरा तोड़ मरोड़ करके रख दिया गया था। जो वास्तव में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें अधिकारों खत्म हो गया था, लेकिन वास्तव में 81 में 50% की जो सीमा थी उसको वापस बढ़ाई गई। क्षमता की बात आकर के आरक्षण रोक दिया गया था, उसको बढ़ाया गया, और साथ में पदोन्नति के साथ में आपको सीनियरिटी भी मिलेगी, इसका प्रावधान किया गया। ऐसे 85 का संविधान किया गया, और आप जानते हैं 86 का संविधान वो भी अटल जी के टाइम पर हुआ, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की। तो इस प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चाहे आरक्षण का मामला हो चाहे संविधान का मामला हो, उसको हम लोगों को, प्रबुद्ध वर्ग को वास्तव में समझना चाहिए। और संविधान के साथ कौन लोग छेड़छाड़ करने वाले हैं, कौन संविधान को खत्म करने वाले हैं, आरक्षण को भी कौन खत्म करने वाले हैं, कौन बढ़ाने वाले हैं, कौन देने वाले हैं, उस पर हमको विचार करना चाहिए। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज के सब लोग जो हैं हम आपके साथ हैं, और ये विषय जो है लेकर के हैं इसको हम अन्य लोगों तक भी समझाएंगे, समाज के सभी वर्गों को समझाएंगे, बताएंगे, और समाज के हितों की जो बात है उसके लिए हम आपसे निवेदन करेंगे। यदि भी हमारे समाज की कई मांगे हैं, कई बातें हैं, वो आपसे मिल बैठ करके आपसे बात करेंगे। और इसलिए मैं पूरे समाज को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समय समय पर मुख्यमंत्री जी से मिलकर के हमारी जो समस्याएं हैं उनके लिए हम इनसे मिलते रहेंगे, उनके समाधान की बात करेंगे। आज मैं इस मौके पर यही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब पधार चुके हैं। हम एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका एक बार पुनः स्वागत करें। साथ ही मैं अनुरोध करूँगा कार्यक्रम के अगली श्रृंखला में हमारे बीच में आदरणीय मदन जी साहब विराजमान है, दिलावर साहब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना भाषण करें।
बाबा भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे। भारतीय संविधान लोकतंत्र के इस विषय पर संगोष्ठी में मंचस्थ विराजमान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश जी, मुख्य सचेतक श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग साहब, श्रीमान कन्हैयालाल जी बेरवा साहब और यहाँ उपस्थित मूर्धन्य विद्वान बंधुओं और मित्रों बहनों, आज रात को सन 1975 को जो काला दिवस आने वाला है, काला रात आने वाली है कुछ क्षणों के बाद, वो एक तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने वाली रात थी। आप सब लोगों ने सुना है, कईयों ने देखा है और कईयों ने भोगा है कि किस प्रकार से आज के दिन आपातकाल लगा करके जो हमारे जितने भी अधिकार थे सबको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और एक तरह से तानाशाही का इससे बड़ा उदाहरण और कोई हो नहीं सकता था। और कारण क्या था? कारण इतना सा था कि जब लोकसभा के चुनाव हुए और उस समय के तत्कालीन जो प्रत्याशी थे विरोधी पक्ष के, वो उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे माननीय इंदिरा गांधी जी के सामने। इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत गई। उन्होंने माननीय न्यायालय से जाकर के आग्रह किया कि इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है, अवैध तरीके अपनाए हैं। उनकी सारी बातों को सुनकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चुनाव निरस्त कर दिया। और निरस्त करने के बाद, वो निरस्त करने की जो तारीख थी 12 जून थी, निरस्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री। उन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बदला नहीं और वही रखा कि उनका जो चुनाव था अवैध तरीके से था, इसलिए निरस्त किया जाता है। उसी बात पर मोहर लगा दी। कांग्रेस के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई और मीटिंग में सब उस समय के जो तत्कालीन लोग थे उन सबने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जचा नहीं और उन्होंने बिना कुछ सलाह लिए ही और उसी समय तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन जी अली को मना करके या डांट करके हस्ताक्षर करवा लिए कि इमरजेंसी इम्पोज की जाती है हिंदुस्तान के ऊपर या लगाई जाती है। सब लोगों को एक एक करके जेल की शिक्षा में डाल दिया गया, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयं संघ के बाला साहब देवरस हो जो सरसंघ चालक थे। ऐसे हजारों लोगों को डाल दिया गया। उनको यह भी नहीं बताया गया क्यों आपको जेलों में डाला जा रहा है। उनको यह भी पता नहीं हमने क्या अपराध किया है। और सब प्रकार के अधिकार जो जनता के थे, जो संविधान प्रदत्त थे, उनको अपने हाथों में ले लिया गया। अब कानून कुछ नहीं होता है। अब तो जो इंदिरा गांधी जी कहेगी वही होगा और वही हुआ। और आप ताज्जुब समझोगे किस प्रकार की यातनाएं उस समय के लोगों को दी गई, उसका वर्णन शायद कोई कर नहीं पाएगा। उल्टा लटका कर पीटा गया, बिजली के करंट के झटके लगाए गए, किसी की पत्नी एक्सपायर हुई तो अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया, किसी का बेटा या पिता या भाई या बहन, किसी को कोई भी संकट आ गया हो
तब भी उस पर कोई चर्चा करने का अधिकार नहीं, मिलने का अधिकार नहीं, उनको कोई राहत देने का अधिकार नहीं, उनको कोई सुनने वाला नहीं। सब प्रकार से इस प्रकार का वातावरण हो गया कि जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो, जैसे कोई हमको सोचने का समय भी नहीं, जिसमें बड़ी बाढ़ आ गई हो और एकदम बह करके जा रहे हैं, इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दिया। देश में एक डरावना सा माहौल पैदा हो गया और धीरे धीरे हजारों लाखों की संख्या में लोग जेलों की सीखों में ठूस दे गए। भाई और बहनों, जेलों की सीखों में ठूस करके क्या क्या नहीं कहा गया, उनसे इस प्रकार की बातें कहलाई गई कि तुम चिपकाते थे। और जो संकट में परिवार थे, उन लोगों के जो जेल में हैं, उनके परिवारों को खाने पीने की व्यवस्था करते थे, कपड़े की व्यवस्था करते थे, सब प्रकार की व्यवस्था करते, कोई परिवार भूखा न रह जाए। तो बाहर भी एक ऐसा वातावरण था माना लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरा देश उठ करके खड़ा हो गया। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अदालतों तक को भी एक तरह से जैसे को उनका मुंह बंद कर दिया हो, इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दिया। धीरे धीरे उनको लगा कि अब कोई बोलने वाला नहीं है, अब कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो उन्होंने सोचना प्रारंभ किया और कुछ जो सरकारी एजेंसियां थी उनसे उन्होंने थोड़ा संवाद करके जनता का माहौल जानने की कोशिश की, क्या क्या हो रहा है। कुछ दिनों तक तो एजेंसियों ने कहा कि वातावरण ठीक नहीं है, जो वातावरण ठीक नहीं है तो फिर यात्रा प्रारंभ कर दी। और फिर तो जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र थे, उन छोटे छोटे लोगों का भी उठाना प्रारंभ किया और फिर लोगों में इतना जोश आया कि जो बाहर से उन्होंने कहा हमको गिरफ्तार नहीं करते हो तब भी हम इस इमरजेंसी के विरोध में हैं, हम सत्याग्रह करेंगे, नारे लगाएंगे, इस सरकार का विरोध करेंगे और हम सार्वजनिक आकर के तुम्हारी निंदा करेंगे। और उन्होंने निंदा की तो ऐसे लाखों बच्चों को, विद्यार्थियों को जेल की शिक्षा में डाल दिया। लेकिन उस समय के उस लोगों को, लोकतंत्र सेनानियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की बहाली तक, अंत तक अड़े रहे। जब उनको लगा, इंदिरा जी को, जो उन्होंने एजेंसियों से अपना सर्वे करवाया, तो उस समय तो कुछ एजेंसी अपना सर्वे क्या करती थी, वही बात करती थी जो इंदिरा जी को अच्छी लगे। तो उन्होंने कहा इंदिरा जी अब तो आपके साथ, उसे पता चला कि देश की जनता न्याय चाहती है और न्याय के साथ है। जैसे आप सब लोगों से निवेदन ये करना चाहता हूं कि यदि संविधान को किसी से खतरा है था तो उसका नाम है कांग्रेस, जिसने लोकतंत्र लगा करके एक तरह से संविधान को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। सबसे बड़ा यदि कोई अपमान करने वाली पार्टी इस देश की धरती पर हुई है बाबा साहब अम्बेडकर का या संविधान का, तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। उससे ज्यादा बाबा अम्बेडकर साहब का अपमान करने वाली और संविधान का अपमान करने वाली कोई नहीं हुई। मित्रों, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा क्या सामाजिक दृष्टि से विपन्न लोगों की हालत क्या थी। देश आजाद होने के बाद जब उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला। हमारी बस्तियों को वहां बसाया गया, गांव के बाहर बसाया गया, दूर बसाया गया, ताकि हम जो जन सामान्य के साथ बराबर नहीं बैठ सकते, इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ किया गया, हमको दोयम दर्जे का समझा गया। और धीरे धीरे आज हम देखते हैं कि लाखों बीघा जमीनों पर कब्जा हो गया गरीब लोगों की पे। सन 1969 की बात करूं तो कब्जा नाम का शब्द राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया गया, टेंडेंसी एक्ट से हटा दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने लगातार उसके बावजूद भी कब्जा शब्द का उपयोग करते हुए हमारे गरीब लोगों की जमीनों पर बड़े बड़े लोगों ने आज भी कब्जा कर रखे हैं। मैं आप सब लोगों को इस बात की जानकारी देने के लिए खड़ा था यहाँ कि इमरजेंसी लगाकर देश के लोगों को किस प्रकार से कुचला गया, संविधान को किस प्रकार से अपमानित किया गया, बाबा अंबेडकर साहब को किस प्रकार से अपमानित किया गया। इतना ही निवेदन करता अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और
आज के वक्तव्य में जैसे बीरबल साहब ने बताया और जैसे दिलावर साहब ने बताया कि पुरानी बातों को एक अच्छे तरीके से बताना और उसे समझाना और उसे याद दिलाना, ये हमारे बड़े लोग ही कर सकते हैं। और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप लोगों का। संविधान संरक्षण मंच जो बनाया गया राजस्थान में, इसकी कमेटी ने और आज के अतिथि महोदय ने कुछ संविधान के ऊपर बातचीत करने के लिए मंथन किया। उसी मंथन को प्रस्तुत करने के लिए और उसी मंथन के बारे में मंच पे उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा साहब, मुख्य सचेतक साहब, सभी मंत्रीगण, मेरे साथी सम्मानित विधायकगण, संरक्षण मंच के पदाधिकारीगण जिन्होंने बहुत कम समय में इतना बढ़िया आयोजन किया, और दूर दराज से पधारे आप सभी प्रबुद्धजनों को मेरा 21 मार्च 77 तक लगभग 21 माह के लिए शांतिपूर्ण भारत में आपातकाल घोषित कर दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर संविधान के उपबंधों का दुरुपयोग किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद लोकतांत्रिक समय था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए, नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र भाई मदन जी दिलावर, भाई अविनाश जी गहलोत, बैरवाल साहब, उपस्थित मित्रों, आपातकाल लागू हुआ था, 49 ईयर्स कंप्लीट हो गए। आज 50वां साल आज शुरू हो जाएगा। और यहाँ मौजूद लोगों में से शायद बैरवाल साहब और मैं दो ही हैं जो उस समय जेल में गए थे, और उसमें मेरे का आरोप बड़ा जोरदार था। पुलिस ने DIR में मुझे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल उसमें गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार करने के बाद कोई मजिस्ट्रेट हमारा ट्रायल लेने को तैयार नहीं। जब भी जाते आगे की पेशी दे देते तो सुनने को तैयार नहीं। एक कोई फिर बाद में थोड़ा सा हिम्मत वाला मजिस्ट्रेट आया, उसने कहा मैं सुनता हूँ। ट्रायल शुरू किया। जिस ASI ने मुझे अरेस्ट किया था उसको बुलाया गया गवाही के लिए। उसको पूछा क्या आरोप है इनमें? सर 2 आरोप थे। एक तो साहब ये आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे थे, और दूसरा ये जनता को सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे बगावत के लिए। बोले आगजनी कैसे करी? बोले इनके हाथ में मशाल थी, जल रही थी। मशाल लेकर क्या करे थे? बोले जुलूस निकाल रहे थे। कहाँ से कहाँ तक? 1.5 किलोमीटर तक चले। 1.5 किलोमीटर की दूरी में कितनी दुकानें जलाई? प्रश्न था मजिस्ट्रेट का। ASI ने कहा एक भी नहीं। तो आगजनी कहाँ हुई? दूसरा आरोप और भी मजेदार। बोले जनता को भड़का रही थी, आप कैसे कर सकते हैं बगावत के लिए? बोले साहब नारे लगाए थे। क्या नारे लगा रहे थे? ASI का जवाब था मुख्यमंत्री जी ये भारत माता की जय बोल रहे थे। भारत माता की जय अपराध, और भारत माता की जय बोलने के अपराध में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में गिरफ्तार करके कारण था। यदि डॉक्टर साहब नहीं पैदा हुए होते, ये आरक्षण जैसी व्यवस्था इस देश में। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, ऐसे सारे लोग थे, केवल कांग्रेसी नहीं थे। संयोग से उनका प्रधानमंत्री कांग्रेसी था, इसलिए कांग्रेस का मंत्रिमंडल घोषित कर दिया आपने। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? कांग्रेस की सरकार 1952 में बनी चुनाव के बाद, और उसमें बाबा साहब नहीं थे। बाबा साहब को उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, अपमानित होकर, परेशान होकर। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2-2.5 साल निकाले और इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने के समय लिखित में इस्तीफा उन्होंने लोकसभा में जो पढ़ के सुनाया, यहाँ विराजमान सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं आह्वान करता हूं उस इस्तीफे वाले पत्र को सबको पढ़ना चाहिए। उस इस्तीफे में जो बाबा साहब ने सारे कारण लिख दिए कि मेरे साथ अब तक क्या क्या विश्वास है, जिंदगी में कांग्रेस को वोट ही देगा। तीसरा कहा जाता बाबा साहब को हमने बहुत सम्मान दिया। बाबा साहब को अपमानित करने का कोई मौका कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। तो भारत रत्न के लायक नहीं माना गया। 34 साल बाद उनको भारत रत्न के लायक माना गया। 34 साल बाद उनका फोटो सेंट्रल हॉल में लगा।
34 साल बाद उनके जन्मदिन पर छुट्टी हुई, 34 साल बाद उनका डाक टिकट जारी हुआ, और वो तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चली, हमने बाबा साहब सम्मानित किया। ये झूठ चलाया गया। आरक्षण को मजबूत करने का काम किसने किया? अभी बहरवाल जी चर्चा, बड़े बड़े अफसर विराजमान हैं। केवल मात्र राजस्थान में लागू हुआ, जिसमें हमारे 10 IPS अफसर रिवर्ट हुए, एडिशनल हुए। IPS फैसले को लागू करने वाली सरकार और उसके मुख्यमंत्री का नाम था श्रीमान अशोक गहलोत। और हमारे चले गए, वो देवगौड़ा चले गए, दोनों कांग्रेस की संबंधित सरकार थी, उन्होंने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, जिन 3 संविधान संशोधन के चर्चा कर रहे थे बहरवाल साहब, संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। 127 बार संविधान बदला है, और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 26 जनवरी 50 को संविधान लागू होता है, और अगस्त 50 में संशोधन हो गया था। 6 महीने भी नहीं निकाले आपने। और वो संशोधन किसने किया? कांग्रेस ने किया। तब से लेके 127 संशोधनों में से 75 संशोधन कांग्रेस के राज में हो गए, और उसमें 42वां संविधान संशोधन भी लागू हुए, शामिल है, जिसकी चर्चा अभी हुई। सब संसद के बहुमत से हुए 42वें संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि यदि जरूरत लगे तो संसद का एक सदस्य भी यदि कहेगा संविधान संशोधन करो तो किया जा सकता है। और वो एक सदस्य कौन होगा? इंदिरा गांधी। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? संविधान को इससे अधिक कमजोर क्या किया जा सकता है कि एक मेंबर कहेगा बदल दो और बदल देंगे। वो लोग हमको कह रहे हैं कि हम संविधान बदल। 2018 या 2011 सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, समाज कल्याण मंत्री हमारे थे थावरचंद जी, तुरंत उस पर एक्शन लिया, तुरंत स्टेटमेंट आया, हम अपील में जाएंगे, और अपील से भी नहीं हुआ, रिव्यू में जाएंगे, नहीं हुआ तो हम ऑर्डिनेंस लाएंगे। रिव्यू में गए, नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस लाया, और उस एट्रोसिटी एक्ट को नरेंद्र मोदी के आने से पहले जिस स्थिति में था उससे कई गुना मजबूत कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, विद्वान लोग बैठे हो, बड़े लिखे लोग बैठे हो। उसके बाद भी हम पर आरोप के संविधान को हम कमजोर कर रहे हैं, एट्रोसिटी को हम कमजोर कर रहे हैं। हमने उसको मजबूत किया है, आरक्षण को हमने मजबूत किया, एट्रोसिटी एक्ट को हमने मजबूत किया। जितनी योजना पिछले 10 साल में आई है, जितनी योजनाएं पिछले 10 साल में आई है, 285 के करीब योजनाएं होंगी भारत सरकार की, उनमें से 80% योजनाएं SC और ST के फायदे के लिए। हम कमजोर कर रहे हैं SC ST को। ये झूठ चलाएगा। जिन्होंने संविधान को बिल्कुल समाप्त कर दिया वो हम पे आरोप लगा रहे हैं हम संविधान को कमजोर कर रहे हैं, और इस प्रकार से बार बार झूठ बोलकर वो लोग ये प्रमाणित करना चाह रहे हैं कि हम हैं तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक शेर याद आ रहा है मेरा कि है टिका आकाश उनके शीश पर, है टिका आकाश उनके शीश पर, सोचते हैं कुछ घमंडी देश में। वो घमंडी ये कांग्रेस है। उनको लगता है हमारे बिना देश चल नहीं सकता, तुम्हारे बिना देश 8 से 10 साल से चल रहा है, और आने वाले और दशकों तक चलेगा, तुम्हारे बिना भी चलेगा, और तुम्हारे बिना भी SC ST को मजबूती मिलेगी, संरक्षण मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, इज्जत मिलेगी। सिर्फ नौकरी, सिर्फ आरक्षण हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य है इज्जत, बराबरी, जिसको बाबा साहब ने कहा समता, और जिसको डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं समरसता। और समता का रास्ता क्या बताया बाबा साहब ने? अंतिम बात निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को जाना है, हमको भी टिकेगी नहीं, बंधु भाव से आएगी तो लंबी टिकेगी। डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं समरसता लानी है आत्मीयता से, दोनों बराबर है, एक समान है, आत्मीयता और बंधुभाव, समरसता समता। उस उद्देश्य को लेकर जो पार्टी चल रही है
उस उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ जो पार्टी रियल में वास्तव में बढ़ रही है, उस पार्टी पे आरोप लगता है कि हम इनके दुश्मन हैं, और जो हमारे दुश्मन रहे हैं, जो मुंह पे मीठा बोलते रहे हैं और खाने में धीमा जहर मिलाते रहे हैं, वो लोग दावा करते हैं कि हम ही आपके मसीहा हैं, हम ही आपके सब कुछ वेल विशर है, हम ही आपके शुभचिंतक हैं। इस भ्रम को मिटाने की जरूरत है, इस भ्रम को दूर करने की जरूरत है, इस परसेप्शन को स्थापित करने की जरूरत है कि हमारा भला कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। एक एक विषय पर सोच विचार करने की जरूरत है कि हमको किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए, और किसके साथ खड़े रहना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए। ये सब सोचने के लिए, विचारने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों का यहाँ आने का जो अवसर दिया इस संविधान संरक्षण मंच ने, मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा बढ़िया अवसर दिया, बुद्धिजीवी लोगों से बात करने का हमको अवसर दिया। मैं विश्वास करता हूँ आज का ये कार्यक्रम राजस्थान की राजनीति में, विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग की राजनीति में एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा, एक बदलाव का एक बड़ा अवसर साबित होगा। लोगों को इस मंच पे खड़े रहने का मौका बाबा साहब ने दिलाया। एक बार हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब ने पेश किया उसके लिए तालियों से गड़गड़ाहट करें, जो साहब ने याद किया, और एक बार बोल में कॉन्फ्रेंस के लिए तालियां दें जो बाबा साहब ने करी, और साहब ने जो याद करा पूना पैट, तालियों से ऐसे लेखों का अभिनंदन करें और स्वागत करें। आज जो हमारे सामने लोग बैठे विराजे हुए हैं रामदास जी बैरवा साहब, एमएलए साहब हैं, रामदास जी बैरवा चाकसू से मौजूद हैं, लाला राम जी यहाँ एमएलए साहब, विधायक साहब मौजूद हैं, लक्ष्मण जी हैं मेहता सिटी से एमएलए साहब, हमारे बीच में एक आदिवासी महिला, और हमारे बीच के अंदर अभी नई पोस्टिंग आपके सरकार के समय हुई है, आदरणीय रवि प्रकाश जी मेहड़ा साहब यहाँ विराजमान है, डीजीएससीबी। मैं चाहूँगा कि एक एक्स IAS अफसर है हमारे पीसी बैरवा साहब, अगर खड़ा होके वो थोड़ा सा करेंगे तो मैं वैसे हमारे बीच में सर अंबेडकर इस बार पिछले बार से अंबेडकर वकीलों की एक बहुत बड़ी संस्था जयपुर की बनी है, और उन्होंने राजस्थान का गठन किया। यहाँ हितेश राही जी मौजूद है, उनके अध्यक्ष अंबेडकर जो वकील संघ के हैं, और हमारे बीच में अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो मंत्री हमारे बीच विराजमान हैं, आप आए और हमें उद्बोधन प्रदान कर मार्गदर्शन दें। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारत की राजनीति में और भारत के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर किसी महामानव का हम लोग स्मरण करें तो सबसे बड़ा नाम अगर उभर के आता है महात्मा गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर वो नाम जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, और इस संविधान के बारे में कहा जाता है कि संविधान किसी भी नागरिक के लिए गौरव की बात है, और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता किसी भी नागरिक का अपना पहला दायित्व होता है। इसके तत्वाधान में आयोजित इस भारतीय संविधान लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय में प्रतिबद्धता विषय की संगोष्ठी पर उपस्थित हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, शिक्षा मंत्री आदरणीय मदन दिलावर साहब, मुख्य सचेतक आदरणीय जोगेश्वर गर्ग जी और केएल बैरवा जी बड़े मन से संयोजक के रूप, आयोजक के रूप में हमारे साथी रामसाई वर्मा जी और यहां उपस्थित राजस्थान विधानसभा के हमारे साथी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित इस बुद्धिजीवी समाज के नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और मातृशक्ति। इस कार्यक्रम के उस तरफ महात्मा ज्योतिबा फुले को जिन्होंने अपना गुरु माना, ऐसे बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, और उसके साथ में एक भारतीय संविधान की पुस्तक भी रखी गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही बाबा साहब को पुष्पांजलि करते ही उस संविधान को नमन किया।
और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आप सब लोगों के सामने परिभाषित किया। आप सबको पता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान को बनाने में विश्व के अनेक देशों के अच्छे अच्छे जो कानून थे, जो विषय थे, उनका समावेश किया गया। और चूंकि आज 25 जून का वो काला दिन भी है जब आज ही के दिन मध्य रात्रि के बाद देश में जबरदस्ती आपातकाल को थोपा गया, और उस आपातकाल में जिन लोगों ने आपातकाल के विरुद्ध सत्याग्रह किया, सत्याग्रह के दौरान जो शहीद और शहादत को भी मैं नमन करना चाहता हूं। और इसके लगभग 49 इयर्स के बाद आज जब हम 2024 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कहीं न कहीं आप और हम सब लोगों को चिंता करनी होगी कि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस मकसद से, जिस उद्देश्य के साथ में भारत को जो संविधान दिया, उस संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कितनी है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में यहां उपस्थित सभी महानुभावों को इतना विश्वास दिला सकता हूं कि चाहे हमारी केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे या प्रदेश की भजनलाल शर्मा जी की सरकार हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, दलित हो, अनुश्रद्धा कितनी बनी रही, इस बात में विश्वास करने की आवश्यकता है। आज चुनाव होता है, चुनाव में परिणाम कुछ भी हो सकता है। पहले हम सत्ता में नहीं थे, आज है कल नहीं रहेंगे। इस बात से लोकतंत्र की मजबूती का एहसास नहीं होता है। लोकतंत्र की मजबूती का एहसास तब होता है जब हम जनता के दिए हुए जनादेश को स्वीकार करें, और जब जनता का जनादेश आता है तो कुछ लोग परिणाम पक्ष में आते हैं, तब ठीक रहता है, लेकिन जब परिणाम विपरीत आता है तब चाहे ईवीएम को दोष दे दो, चाहे सीबीआई को दे दो, चाहे ईडी को दे दो, इस प्रकार की स्वायत्त शासित संस्थाएं जो संविधान के अंदर बनी हुई है, उनको दोष देना मैं सोचता हूं मूर्खतापूर्ण काम। आने वाले समय में हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा के लिए बाबा साहब अंबेडकर के उस विषय को आगे बढ़ाना है। और मैं एक बात और आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, आइए हम सब मिलकर भारतीय संविधान के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करें। बोलने को बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आज अपने रेजिडेंस पर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया है। पहले भी समय अधिक हो गया है। राजस्थान के कोने कोने से आप लोग पधारे हैं, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे विभाग की तरफ से इस बात का एश्योरेंस आप सब लोगों को देना चाहता हूं कि आने वाले समय में अंबेडकर सोसाइटी हो, चाहे ये संविधान संरक्षण मंच हो, या कोई भी समाज का बुद्धिजीवी वर्ग हो, उसके साथ मिलकर राजस्थान की ये सरकार जो है आपके हित के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए हमेशा सर्वोच्च देने का प्रयास करेगी। मैं राजस्थान की भाजपा सरकार की तरफ से उन राजस्थान की 8 करोड़ जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास की भावना से हम लोग काम करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम से काम करेंगे। और समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, वो चाहे दलित समाज का है, चाहे एसटी समाज का है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाकर समाज में उसको वापस उसी अग्रिम संगठन की पंक्ति में खड़ा करना है जब बाबा साहब अंबेडकर ने उसको समता का अधिकार दिया था। हमारे संघ में उसको समरसता का अधिकार कहा जाता है। और एक छोटा सा निवेदन करके मेरी बात को खत्म करूंगा मित्रों, कि हम जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, एक बार सुबह अपने छोटे छोटे बच्चों का खुद संघ की शाखाओं में जाकर देखना। संघ की शाखा वो है जहां जातिवाद नहीं होता है, जहां परिवारवाद नहीं होता है, जहां क्षेत्रवाद नहीं होता है, वहां समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, जहां राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है, ये बात सिखाई जाती है। कोई भी व्यक्तिगत समाज का किसी शाखा में जाएगा, मैं सोचता हूं कि इतने बड़े प्रचारक हमारे हुए हैं, लेकिन एक भी प्रचारक की जाति इनमें से बैठा व्यक्ति कोई नहीं बता सकता है। यही वो संघ है जो समाज में सबका साथ, सबका विकास की बात करता है। और उसी समाज के मूल भाव को नरेंद्र मोदी जी आगे लेकर बढ़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी राजस्थान की सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आइए राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने अपना सहयोग करें और बढ़ते हुए भारत में नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करें। आप सब मिलकर आने वाले समय में राजस्थान की प्रगति के सहायक सिद्ध होंगे, ऐसी हम सब मिलकर मनोकामना करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं और बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में वंदन करते हुए जय। सभी के लिए एक इन्होंने प्रतिबद्धता के साथ अपनी सरकार की योजनाओं के लाकर और जीवन में उनका उच्च
स्तर बनाए रखने के लिए बहुत कुछ अपनी सोच रखी है। ऐसे संवेदनशील, प्रतिबद्ध, साहसी और लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल जी शर्मा साहब को बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज के संविधान संरक्षण मंच के आयोजित संगोष्ठी में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, कैबिनेट में मेरे साथी सामाजिक न्याय मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जी और हमारे पूर्व IPS सम्मानीय कन्हैयालाल जी बैरवा जी, मेरे सामने बैठे सभी हमारे जनप्रतिनिधि विधायक, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज 25 जून है और 25 जून को आप भली भांति से जानते हैं कि जो लोग आज संविधान की बात करते हैं उन लोगों ने किस तरह से 25 जून 1975 को संविधान को विखंडन करने का काम किया और इस देश के अंदर जिस तरह से हम काले दिवस के रूप में 25 जून को मनाते हैं, उन्होंने देश को भयावह करने का काम किया। आज इस तरह के मौके पर हमारे संविधान संरक्षण मंच ने ये कार्यक्रम रखा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। संविधान हमारे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में प्रतिबद्धता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संविधान हमारे देश का महत्वपूर्ण दस्तावेज ही नहीं है, एक जीता जागता हमारे देश का ये वो प्राण है जिससे कि लोकतंत्र की नींव, सामाजिक न्याय की व्यवस्था हमारा ये संविधान देता है। आपको पता है, लाखों हजारों उन देशवासियों ने हजारों सालों तक संघर्ष किया, क्योंकि इस देश में के अंदर कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए, जिन्होंने देश के उन सभी लोगों ने मिलकर के उनको जिम्मेदारी थी और उनको संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और ये दस्तावेज ऐसे ही नहीं, आज आप छोटी अपनी जीवनी लिखने के लिए भी बैठेंगे तो आपको बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। आप स्वयं, हम अपनी जीवनी नहीं लिख सकते, लेकिन बाबा साहब ने दुनिया के हर देश का संविधान लिया, उसमें से क्या अच्छा हो सकता है उनको निचोड़ करके एक एक बात को इंगित करते हुए अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हर नागरिक, गांव में बैठा हुआ हर नागरिक के लिए, एक एक नागरिक के लिए उन्होंने जिस तरह से सामाजिक न्याय देने का और कर्तव्यों पर चलने का वो संविधान का दस्ता, वो संविधान जो तैयार किया, वो अपने आप में निराला है, अपने आप में निराला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उनको मैं पुष्पांजलि हमने बाबा साहब को की है। निश्चित रूप से ऐसे भारत के सपूत,
ऐसे भारत के हमारे विद्वान, ऐसे हमारे भारत के पढ़े लिखे जिन्होंने संविधान को जिस तरह से गढ़ने का काम किया, आज हम सब बैठे हैं, हमारा देश चल रहा है, ये बाबा साहब की देन है। मित्रों, कभी कभी लोग कहते हैं, माननीय जोगेश्वर जी बता रहे थे, सही कह रहे थे, पहली अंतरिम सरकार बनी थी, बाबा साहब उसमें कानून मंत्री बने थे, लेकिन 1952 का चुनाव हुआ, यही कांग्रेस थी, इन्होंने बाबा साहब को टिकट भी नहीं दिया, और टिकट भी नहीं देने के अलावा इन्होंने हराने का भी काम किया। बाबा साहब को इन्होंने संसद में नहीं पहुंचने दिया। दूसरी बात, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आजादी के बाद जब देश पूरा, आजादी से पहले देश पूरा आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, सभी लोग साथ थे, कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा आजादी मिल गई, अब इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस कांग्रेस को समाप्त करने का काम नहीं किया। उन्होंने इस कांग्रेस का वोट की राजनीति के हिसाब से काम लेने के लिए उन्होंने उसी को नाम चलाए रखा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा जिस तरह से आगे चलते हुए भारत की जिस तरह स्थिति पैदा की, देश को जाति पाति में बांटा, हो चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो या आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, आपने देखा होगा। यही नहीं, बाबा साहब को सम्मान देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। आपको पता है 2005 में मध्य प्रदेश में बाबा साहब की जन्मभूमि तीर्थ के तौर पर मऊ में भव्य स्मारक बनाने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। यही नहीं, लंदन में जिस भवन में रहकर बाबा साहब ने पढ़ाई की थी, अध्ययन किया, उस भवन को खरीदकर शिक्षा भूमि तीर्थ रूप में स्मारक बनाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 को राष्ट्र को समर्पित किया। इसी तरह नागपुर में 1995 में भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा दीक्षा भूमि में भी तीर्थ रूपी भव्य स्मारक बनाने का काम किया। और आपने देखा होगा 26 अलीपुर रोड दिल्ली की जिस भूमि पर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, उस भूमि को 2003 में श्रद्धेय अटल जी के सरकार में अधिग्रहण किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर निर्माण भूमि तीर्थ स्मारक बना करके उसको भव्य रूप देने का काम किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मुंबई के दादर में जहाँ बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, उस भूमि को चैत्य भूमि तीर्थ स्मारक बनाने हेतु अधिग्रहण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब के जन्म स्थान पर जाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो बाबा साहब के जन्म स्थान पर गए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन पंच तीर्थों का निर्माण करके बाबा साहब को हमेशा याद करते हुए और उन सिद्धांतों पर चलने का काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक ही विचार था। आपने देखा होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको लाभ होना चाहिए, वो समाज के सबसे आगे आना चाहिए। और यही बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि वो समाज का अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जब तक वो आगे नहीं आएगा, हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह से बाबा साहब ने देश के गरीब के लिए, देश के मजदूर के लिए, देश के किसान के लिए, देश के युवा के लिए, देश की माता बहनों के लिए जिस तरह से संविधान में उनको आगे आने का काम किया है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमने जो वायदे किए हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से देश के नागरिकों को सशक्त किया है, सुनिश्चित किया है। इस देश के हर एक नागरिक के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए, सामाजिक रूप से कमजोर उन्हें संबल दिया जाए।
हमने आपने देखा होगा हमारी सरकार को आए कुछ दिन हुए, 6 महीने हुए, लेकिन हमने आपसे कहा था कि सामाजिक सुरक्षा जो व्यवस्था की पेंशन है हम उसे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का काम किया है। अगले कुछ दिनों में हम आपको सभी खातों में हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन सभी के खातों में पहुंचेगी। यही नहीं, हमने कहा कि किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाने का भी काम किया है। हमने कहा कि हम हमारी बहनों को, महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी, 1 जनवरी से हमने 450 रुपए में 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार कहती है वो हम करके रहते हैं। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से सामाजिक न्याय का समाज के हर व्यक्ति को उसके अधिकारों कर्तव्यों में समानता मिलना, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता कई अनुच्छेदों में प्रकट होती है, जो विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और संरक्षण करती है। और जिस तरह से ये कहते हैं कि आरक्षण हटाने की बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत आरक्षण को नहीं हटा सकती। और आज हम भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस झूठे अच्छा कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देने के लिए श्री जसवंत राम जी संपतराम पूर्व IPS साहब को मंच पर बुलाना चाहूंगी। और इसी के बीच आप ही में बैठे हुए गोवर्धनलाल वर्मा जी बूथ कैंडिडेट, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जब बड़े लोगों से आशीर्वाद मिल जाता है और संभावना मिलती है कि हमारे अधिकारों का और हमारे कर्तव्यों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो बहुत बहुत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, गहलोत साहब, और धन्यवाद के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान है, आप 2 मिनट और कष्ट करें। जो इस पूरे संपूर्ण इसका है, ये एक धन्यवाद प्रस्ताव है। आप आदरणीय जसवंत संपतराम। भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर एवं भारतीय संविधान को मैं श्रद्धापूर्ण नमन करता हूं। भारतीय संविधान के विषय में आज के इस कार्यक्रम में मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री गहलोत जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं सरकार के मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग जी, मेरे साथी IPS अधिकारी एवं सागर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कन्हैयालाल जी बैरवाल, आप सभी का मैं मंच की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस सभा में प्रदेश के विधानसभा के मौजूद MLA गण, विधायक गण, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम में शरीक हुए। और ऐसी ही मेरी हृदय की भावना इस सभा में मौजूद हमारे गणमान्य महानुभाव, हमारे प्रेस के साथी, हमारी बहनें, हमारे मातृ शक्ति और हमारे नौजवान साथियों के लिए है। मैं इस सभा को यह अवगत कराना चाहूंगा कि इस मंच ने बहुत अल्प समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो हमारे इस कार्यक्रम में
शरीक हो। मुख्यमंत्री जी का आज का बहुत अधिक व्यस्त कार्यक्रम था, इसके बावजूद उन्होंने स्नेह के साथ, सहृदयता के साथ हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया। तो मैं इस मंच की ओर से उनका तहे दिल से आभारी हूँ और हमें विश्वास है कि आगे भी मंच ने जब उनसे ऐसा आग्रह किया वे हमारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। और इस स्वीकृति को मैं एक दूसरे भी महत्वपूर्ण नजरिए से देखता हूं। इस स्वीकृति में ये प्रतीक है कि वे किस प्रकार से भारत के संविधान में गहरी व्यक्तिगत आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और आज इस संविधान संबंधित कार्यक्रम में उन्होंने मौजूद होकर अपनी प्राथमिकताओं को एक तरीके से हमारे सामने रखा है, उनको स्पष्ट किया है। मैं संक्षिप्त में यह भी कहना चाहूंगा कि आज जो बड़ी संख्या में हम इस सभा में कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और आज भारतीय संविधान के संबोधनों से यह भी बहुत स्पष्ट हुआ है कि इतिहास को हम यदि देखते हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है कि संविधान के साथ किसने छेड़छाड़ की, किसने उसको नष्ट करने का प्रयास किया और किन सरकारों ने उसको सुरक्षित रखा। मैं पहले ये बातें दोहराई जा चुकी है और क्योंकि ये आवश्यक है इसलिए कहना चाहूंगा कि हमारे को समाज के रूप में ये देखना है कि किन सरकारों ने हमारे साथ न्याय किया है, किसने न्याय नहीं किया है और हमें किसी प्रकार के दुष्प्रभाव के साथ नहीं जाना है। हमें बड़ा सोच समझ के गहराई से चिंतन करके हमारे निर्णय करने चाहिए और तभी हमें पहचानना चाहिए कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। इस विषय में यदि हम गलती करते हैं तो समाज को भी और देश को भी भारी क्षति हो सकती है। अंत में मैं एक ही बिंदु के साथ मेरा उद्बोधन धन्यवाद समाप्त करना चाहूंगा। स्वतंत्रता के पश्चात बाबा साहब ने संविधान में सामाजिक न्याय का एक सपना देखा था। समय समय पे सरकारों ने इस दिशा में कार्रवाई की, अधिनियम बने, नियम बने, कल्याणकारी योजनाएं बनी, समाज का विकास भी हुआ, परिवर्तन भी हुआ, उन्नति भी हुई। पर श्रीमान मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसके बावजूद आज भी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में और समता के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना शेष है। आज भी वंचित वर्ग के बहुत बड़े और गंभीर मुद्दे हैं जो लंबित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो चेतना है वंचित वर्ग के प्रति, जो वो पीड़ा को समझते हैं, जो हमारी समस्याओं को समझते हैं और जानते हैं बखूबी। Buku ya,